Assalamu alaikum. Welcome to the Take Back, where we take power and trying to give it back to the athletes. Today we have two prestigious guests with us, and we are going to talk on nutrition and nutritional requirements of athletes and how nutritional coaches come into that ambit. So we will introduce Arslan. How are you? Alhamdulillah, I'm Arslan, good. please introduce yourself. I am a certified personal trainer. I coach the general population and I coach some athletes as well. And when I coach them regarding exercise, apart from exercise, we go give them nutritional advice, nutritional coaching based on their requirements and their goals. आपका नाम पूरा अरसलान मुगल ये रह गया था नाम भी तो इम्पोर्टेंट नाम है नाम आपने ले दिया चले सर्टिफिकेशंस क्या हासिल किए हैं आप Certification, the main certification that I had was diploma in personal training and fitness instructing. उसका एक main aspect जो है वो program design, instructing people and delivering personal training sessions. उसके साथ साथ उसका एक बड़ा एक detailed उसके अंदर एक aspect होता है वो nutrition का होता है. That is targeted to people who are working out generally or specific किसी sport के लिए अगर वो कर रहे हैं तो. और कब से हैं इंडस्ट्री के अंदर I've been in the industry for the past 5 years. 5 years और our second guest is Mr. Kashif. So Mr. Kashif, please tell us about yourself. My name is Kashif and I've done MSc in Health and Sports Sciences. उसके अलावा मैंने नाज़म से CNC किया है. नाज़म बेसिकली यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करवाती है. सो CNC सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए स्पेशली बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैन अगेन आई हैव डन डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग. फिर उसके अलावा आई हैव डन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मसाज. और लाइक बैक इन जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 के अंदर, तो मैंने एक ज़ियाउद्दीन से डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा इन फिटनेस ट्रेनिंग. So these are all the certifications. Again, these are all certifications के apart from certifications, knowledge is the like most important part. अगर आपको कोई चीज़ अप्लाई करना नहीं आती तो फायदा नहीं है. जैसे कि अरसलान भाई हैं, I've been working with him. अगर मैं अपनी बात करूँ, सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, वी हैव द सेम नॉलेज. न्यूट्रिशन की हो सकता है कहीं कहीं पे ये बेहतर हो मुझसे, ये चीज़ है. तो इसलिए मैं मेरे लिए सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती हैं, बट नॉलेज इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट और सबके लिए ये होना चाहिए. प्रैक्टिकल नॉलेज के बगैर Yes. तो सॉरी प्रैक्टिकल नॉलेज के बगैर तो वो नॉलेज ही नहीं बढ़ती ऐसा ही है. वो डेटा रहती है तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. तो कब से कितना अर्सा हो गया आपको It's been 5 years. मैं so basically कोचिंग कर रहा हूँ. Then again वही वाली चीज़ है कि नॉलेज कम थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती गई तो मेरी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है और जो मेरा ट्रेनिंग कोचिंग जो है बेहतर होती गई. सही. तो बेसिकली करने का मकसद ये था, पढ़ने का मकसद ये था कि अपने आप को इम्प्रूव किया जाए. सही. तो ये थोड़ा सा यही बताएं यार, ये न्यूट्रिशन कोचिंग एक्चुअली होती क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशनल कोच एंड अ नॉर्मल न्यूट्रिशनल पर्सन? ये जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं. अच्छा, इस ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं न्यूट्रिशनल कोचिंग की या एज अ न्यूट्रिशन कोच की या न्यूट्रिशनिस्ट की, और एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है रजिस्टर्ड डाइटिशियन की. तो इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है एंड लोग इन टर्म्स को क्या नाम है बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं और इंटरचेंज कर देते हैं इन टर्म्स को. तो प्राइमरीली जो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन होता है, दैट इज़ द पर्सन जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके डाइट प्लान्स बनाए, आपको प्रोवाइड करे प्रॉपर, जिसके पास फर्स्ट करो आप जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, यू वांट वेट लॉस, यू वांट वेट गेन, तो आप उसको जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, वो आपका कुछ सर्टन डेटा कलेक्ट करेगा एंड दे विल गिव यू अ डाइट प्लान कि आपने इसको फॉलो करना है. ऑब्वियसली उसके अंदर वो कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखेगा क्योंकि उसके पास एक ऑब्वियसली एक लाइसेंस है, तो वो आपको स्पेसिफिक फूड्स वगैरह बताएगा जो आपको उसके हिसाब से खाने हैं. अच्छा, when it comes to a nutritionist or a nutrition coach, they are pretty much the same person because they give you advice. They are not allowed to give you diet plans. यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है और वो आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के ऊपर काम करता है, एक न्यूट्रिशन कोच या एक न्यूट्रिशनिस्ट. सही. और तो बेसिकली जो हम समझें एज एन ऑडियंस और एज अ लेमैन कि डाइटिशियन जो है वो डाइट प्लान बनाता है यस, और न्यूट्रिशनल कोच जो है वो उस डाइट प्लान को इम्प्लीमेंट करवाता है. एग्जैक्टली इफ आई गेट इट राइट. परफेक्ट. अच्छा, तो न्यूट्रिशनल कोच जो है वो डाइट प्लान क्यों नहीं बना सकता? मैं डाइट प्लान क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इस पे हम आते हैं. ठीक लेकिन ये क्यों इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब कि क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना माशरे में पीपल एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, जिस तरह ये लाइक यू एक्सप्लेन. तो व्हाई
शुड अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ न्यूट्रिशनल कोच या एक जनरल ट्रेनिंग करने वाला बंदा नॉट मेक अ डाइट प्लान एंड व्हाई शुड वी गो टू अ डाइटिशियन टू मेक अ डाइट प्लान? तो ये क्या वजह है इसकी? The main reason for that is limitation in boundaries, scope of practice. अगर आप लीगैलिटीज़ के ऊपर आएँ तो वो अलाउड नहीं है. फिर अगर आप एथिक्स के ऊपर आएँ तो उसके ऊपर यही होता है कि सिंपली पुट अ न्यूट्रिशन कोच और न्यूट्रिशन सिंपल न्यूट्रिशनिस्ट, दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज, दे डू नॉट हैव दैट डिग्री, दे डू नॉट हैव दैट लाइसेंस टू मेक दैट डाइट प्लान. उन्होंने उतना ज़्यादा जितना एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन पढ़ के और अपना लाइसेंस लेके ये चीज़ प्रैक्टिस स्टार्ट करता है डाइट प्लान्स बनाने की, तो वो उनके पास वो नॉलेज वो नहीं होती और उनके पास ऑब्वियसली वो लाइसेंस भी नहीं होता जिसके हिसाब से वो एक डाइट प्लान बना सकें. क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं इन्वॉल्व सच एज सम सर्टन डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन एंड एवरीथिंग, डायबिटिक पेशेंट्स को डील करना किस तरीके से आपने उनकी डिफरेंट मैक्रोज किस तरह से हम आगे उस चल के उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैक्रोज किस तरह से मेजर करना है, वो सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक चीज़ों को देना वो फिर उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर हो जाता है. तो मेन चीज़ यही हो जाता है नॉलेज एंड लिमिटेशन, लीगली भी और एथिकली भी. तो ये चीज़ फिर गलत हो जाती है उसके अंदर. ठीक है. तो बेसिकली काशिफ, मैं जो इसकी बात से ये बात समझा हूँ ये है कि जो डाइटिशियन होता है वो पीछे एजुकेटेड होता है यस स्पेसिफिकली इस चीज़ के इस लिए, चीज़ के लिए और जो न्यूट्रिशनल कोच होता है या जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो बेसिकली ट्रेनिंग लेवल को के हद तक, इम्प्लीमेंटेशन की हद तक उसको बात चीज़ें समझ Yes. आती हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसा ये वो वाली बात है जिस तरह के आप अगर कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन तो आपको लिख देगा, लेकिन उस डिजीज के जो आपके पीछे जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर के बगैर आपको पता नहीं चल सकता. ऐसा ही है. और इसमें एक और चीज़ यही है कि जो बेसिकली अभी हम लोग बार बार एक टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन कोच है, और जो डाइटिशियन है. अब डाइटिशियन लाइक इट्स अ 5 इयर्स की पढ़ाई, पूरी 5 साल की पढ़ाई. न्यूट्रिशनिस्ट कैन बी एनीवन जिसने 2 घंटे का बैठ के वर्कशॉप Certification. लिया है, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है. सही. सर्टिफिकेट ले लिया, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है. और फिर न्यूट्रिशन कोच जो है वो थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल में होता है, एंड इट्स अ डिप्लोमा. इट कैन बी सर्टिफिकेट, कैन बी डिप्लोमा. इसके क्रेडिट आवर्स ज्यादा होते हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से. तो न्यूट्रिशन कोच अलग हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट अलग हो गया, और डाइटिशियन बिल्कुल अलग हो सही गया. सही नहीं, अच्छा, एक और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने बोला कि न्यूट्रिशन कोच डाइट प्लान क्यों नहीं दे सकता. सही है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होता है उसको फिर अलग से, अगर उसको डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अगर डाइट प्लान देना है तो उसको अलग से पढ़ना पड़ता है. सही. रजिस्टर्ड जो डाइटिशियन है जो 5 साल पढ़ा है उसको डायबिटीज के लिए अलग से पढ़ना पड़ा है. तो इस चीज की इंपॉर्टेंस है एक. ठीक है. अब एक न्यूट्रिशन कोच सिंपली 1 साल पढ़ के, या एक न्यूट्रिशनिस्ट जो 2 घंटे पढ़ के अगर एक डायबिटीज वाले बंदे को कोई इस तरह की चीज रेकमेंड कर दे और उससे उसको कुछ हो जाए, तो उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से वो चीज बाहर थी. वहां पे लीगलिटीज और बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें वो फंस सकता है. Agree, ठीक है. agree, agree. तो उस फंसने से बचने के लिए चाहिए कि ऐसा ना हो. फंसने के अलावा भी नहीं बात, जो कि एक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है कि देयर माइट बी अ पर्सन जिसकी एजुकेशनल नॉलेज, मतलब उसने किताबें इतनी पढ़ी हुई हों कि उसको ये चीज़ें समझ आ जाएं और बहुत अच्छा डाइट बना के दे. पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक्सेप्शंस डू नॉट मेक द रूल. इन जनरलिटी जो है ना वो इस तरह होना बहुत कम है. तो पीपल मिस डायग्नोज, मिस यूज़ ऑफ नॉलेज बहुत हो जाती है. तो आपको एक चैनल के तरीके से आप जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको पता होता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कि गलत डाइट देने से क्या नुकसान हो सकता है. ठीक है. तो ये तो अच्छा है आप लोगों ने समझाया. ये बहुत काफ़ी लोगों को हमारे माशरे में इसका डिफरेंस पता नहीं है. तो ये एक और बात बताएं, ये जो डाइट प्लान्स होते हैं बेसिकली जो होता है वो मैक्रो बेस्ड होता है. यस. ठीक है ना. तो डाइट प्लान में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें की डेफिनेशंस होती हैं, जो कि जैसे कि मैक्रोस के अंदर क्या क्या आता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा बताएं. अच्छा, अगेन ये एक मतलब मैक्रोज बेसिकली क्या होते हैं. मैक्रोज जब हम लोग मैक्रोज कंसीडर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, आपके फैट्स, आपके प्रोटीन्स जो है मैक्रोज होते हैं. ठीक है. और ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम जो है अल्कोहल को भी मैक्रोज के अंदर कंसीडर करते हैं, अल्कोहल को. राइट. अच्छा, अब इसके अलावा अल्कोहल सेपरेट मैक्रो है. इट्स अ सेपरेट मैक्रो. इट्स अ सेपरेट, हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते. सेपरेट मैक्रो. मुस्लिम It gives energy. नहीं देखते, लेकिन इसको नहीं पढ़ते, लेकिन ये एक मैक्रो है. ठीक है. ये आपको 7 कैलोरीज देता है एक जो ml या 1 ग्राम जो अल्कोहल होता है. ठीक है. अब दूसरी चीज है कि मैक्रोज के साथ जब डाइट प्लान बनता है तो माइक्रोज भी आते हैं. सही. उसके अंदर आपके मिनरल्स, आपके विटामिन आते हैं. आपका वाटर भी माइक्रो के अंदर कंसीडर किया जाता है. बहुत सारी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे
वाटर को मैक्रो में भी लिखा होता है, कहीं पे माइक्रो में भी लिखा होता है। तो ऑब्वियसली वाटर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट सब कुछ एवरीथिंग लाइक आपके वाटर से हो रहा है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है, उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है, आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन की इंपॉर्टेंस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक डाइट प्लान बनाया जाता है, आपके मिनरल्स भी पूरे हों, आपके वाइटामिन भी पूरे हों, आपकी वाटर इनटेक भी पूरी हो, आपके कार्ब पूरे हो रहे हों, प्रोटीन पूरा हो रहा हो, फैट्स पूरे हो रहे हो। फिर उनके अंदर सब कैटेगरीज हैं, कार्ब्स तो कौन से वाले कार्ब्स, फैट्स तो कौन से वाले फैट्स, प्रोटीन तो किस तरह की कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि देखें अगर आप बहुत सारे हमारे पास कल्चर हैं, ठीक है, कुछ कल्चर्स के अंदर वेज डाइट चलती हैं, कुछ के अंदर नॉन वेज होते हैं, तो वहाँ पे फिर प्रोटीन को आपने देखना पड़ता है कि कहाँ से आपका प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, कौन सी सोर्सेज से इनकम्प्लीट प्रोटीन आ रहा है, उन इनकम्प्लीट सोर्सेज को मिला के कंप्लीट प्रोटीन कैसे लेना है, ठीक है। अब कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन के बेसिकली बात होती है अमीनोस के ऊपर, अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसकी उसकी उसको देखा जाता है कि कितने अमीनो है तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है, कितने अमीनो दे रहा है तो ये कंप्लीट प्रोटीन है। सही 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 सही। वैसे तो ये बड़े टेक्निकल तरीके से समझा है शायद ही इतना इसके डिटेल ऊपर में सर इसके ऊपर हर बंदे को फिर किताब खोल के बैठना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या किस तरह होते हैं, एसेंशियल अमाइनोज क्या हैं, ये तो बहुत ही आपने अच्छा समझा है। अच्छा इसमें यार एक जो चीज़ है कि एक जनरल बंदा जो होता है, अब आपके पास आप लोग ट्रेनिंग भी करवाते हैं माशाल्लाह से, और एथलीट्स को भी ट्रेनिंग कराते हैं, काफ़ी हाई लेवल एथलीट्स को ट्रेनिंग कराते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन नॉर्मल इंडिविजुअल जो जिम आ रहा है सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए, एंड एन एथलीट? तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स किस तरह डिफर करते हैं ऐसे बंदों में? अगर आप उनकी मैक्रोस के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस सवाल को देखा जा सकता है। अगर उनके मैक्रोस के ऊपर सिर्फ बात की जाए, अगर उनके लाइफस्टाइल पे ऊपर तो हम बाद में आएंगे, प्राइमरीली अगर सिर्फ मैक्रोस के ऊपर बात की जाए तो एक एथलीट है, फॉर एग्जांपल वो एक स्प्रिंटर है, ठीक है, तो उसकी जो एक्टिविटी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसका जो स्पोर्ट है उसके अंदर उसको जिस फ्यूल सोर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उसको 100 मीटर 200 मीटर रन करना है। तो उसकी डाइट के अंदर उसकी मील टाइमिंग एक एवरेज बंदे के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके मैक्रो रिक्वायरमेंट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो कि आपको विच इज़ योर प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर योर बॉडी फॉर एक्सप्लोजिव एंड जो शॉर्ट डिस्टेंस आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे कार्बोहाइड्रेट्स को। सो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो एक एवरेज बंदे से ज़्यादा होगी। एवरेज एज इन लाइक अ डे टू डे पर्सन हु लाइक जस्ट गो टू वर्क 9 to 5 की जॉब है, वो ज़्यादा उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी लेवल नहीं है। सेकेंडली जो उनकी रिक्वायरमेंट दूसरा जो मैक्रो आता है दैट इज़ प्रोटीन, वो भी एक एवरेज पर्सन से उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों? दे आर ट्रेनिंग देयर मसल्स, they're running all day, not all day like मतलब it's a figure of speech, their strength training as well, तो उनको उस रिपेयर के लिए they need slightly more protein than an average person। वही बात, तो उसके लिए उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक एवरेज बंदे से ज़्यादा होगी। तो ये जब आप अपने उनकी रेशो उनका थोड़ा सा बढ़ाओगे आप प्रोटीन एंड उसका क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट इन टर्म्स उनकी कैलोरीज उनके एक आम बंदे से ज़्यादा होंगी। जब आप बात करते हैं मील टाइमिंग्स की, तो दे विल हैव टू मेक श्योर कि जो स्पेसिफिक ये मैक्रो जो का इनपुट कर रहे हैं उनकी टाइमिंग ज़रा प्रॉपर हो, कि जब वो अपने ट्रेनिंग सेशन पे जा रहे हों तो दे आर लोडेड अप विद कार्ब्स, सो दे कैन नॉट टू मच लाइक, बट जो रिक्वायरमेंट उनकी होनी चाहिए, सो उससे वो अपना प्रॉपर अपना परफॉर्म कर सकें अपने वर्क सेशंस में जाके। तो बेसिकली दोनों की मील प्रेप्स डिफरेंट होती हैं। डेफिनेटली नहीं, दरअसल इसमें से मैं इसको थोड़ा सा लेमैन के हिसाब से बात करना बिल्कुल। चाह रहा हूँ। आप बहुत टेक्निकल हो रहे हैं, ये ओके, समझे हमारी ऑडियंस को ठीक है, इतनी टेक्निकलिटीज इतनी नहीं टेक्निकल में पता, जाते तो हैं। मुझे भी नहीं पता, तो ये सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। चले ठीक तो है, सॉरी ठीक है, सॉरी। बात है। तो सिंपल सवाल जो था हम्म, ये था कि इनकी जो लास्ट अगेन जो एथलीट्स होते हैं जिनको आप ट्रेनिंग कराते हैं और एक ले मैन के अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है ना, उसमें मेजर डिफरेंस क्या आता है? ठीक है ना, यहाँ कैलोरी इनटेक ज़्यादा होती है, वहाँ कैलोरी इनटेक मॉडरेट होती है, वहाँ जो है ना वो मैक्रो स्प्लिट ज़्यादा होता है या मैक्रो बिल्कुल स्प्लिट डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो ये आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है? इसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता मतलब है? कि फॉर एग्जांपल अगर दो एथलीट्स हैं, ठीक है, दो एथलीट्स, एक है स्प्रिंटर जैसे आपने अभी ठीक है, एग्जांपल दी, ठीक है, और एक है आपका क्रिकेटर। ठीक है, अब डेफिनेटली दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट ठीक है, है ना, एज जो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट, अल्लाह बिल्कुल ने डिफरेंट है। नाकिस समझ दी है ठीक है, ठीक तो है।
अब उसको किस तरह आइडेंटिफाई आप करेंगे कि यार ये एथलीट के लिए 100 मीटर स्प्रिंटर के लिए ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बेहतर है ठीक है। और ये जो है ना वो क्रिकेटर के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो जिस तरह इसको इससे जोड़िएगा कि आप जिस तरह आपने बोला कि जो आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल कोच होता है वो उसको मील प्लान नहीं बनाना चाहिए, डाइटिशियन को बनाना चाहिए। तो आप अपने जो लोगों को ट्रेन करते हैं तो इसको इस सेंस से किस तरह कनेक्ट करते हैं? आप डाइटिशियन को बुलाते हैं, उसके साथ फिर बात करते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट कराते हैं, फिर फ्लॉज देखते हैं, तो फिर डाइटिशियन के पास वापस जाते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं। तो इसको किस तरह करते हैं? मैं इसको ज़रा पिछले वाले सवाल की हाँ। तरफ रिलेट करूंगा कि होता ये है कि नॉर्मली इन एन आइडियल वर्ल्ड एक न्यूट्रिशन कोच को एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत यू लाइक एक्सप्लेन इट परफेक्टली कि डाइटिशियन मेक्स द डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशन कोच हेल्प्स द क्लाइंट टू Implementation. इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। और उसको लाइफस्टाइल में उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ किस तरीके से उस लाइफस्टाइल को न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। तो जब एथलीट्स की जब बात आती है तो उनकी कोचिंग ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन गो टू अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एवरी सिंगल डे। आइडियली मतलब एवरी वीक या मतलब हर वीक जाके अपना मील प्लान चेंज करवा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसे ही होना चाहिए, बट होता नहीं इन रियलिटी। तो उसमें मॉनिटर करना भी मुश्किल मॉनिटर हो करना, जाता तो उसके लिए इजीली यही होता है। नॉर्मली कोचेस क्या करते हैं, what we nutrition coaches do, if they cannot go get a diet plan every single month, so without giving them diet plans we give them certain options, उनको हम educate करते हैं what is the right way to go about it, कि आपको क्या आपने किस तरीके से रेंज में रहना है, किस मैक्रो की रेंज में रखना है, and what are the good sources to obtain it and what is suitable for them। क्योंकि आप लोग हो सकता है वो सर्टन ऐसे एरिया में रह रहा हो जो हम उसको रेकमेंड कर रहे हैं, या किसी डाइट प्लान मतलब किसी डाइटिशियन ने उनको एक डाइट प्लान दिया हुआ है, वो उस चीज़ उस एरिया में अवेलेबल ही ना हो, तो वी ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू योर मेन लाइक अगर दो डिफरेंट एथलीट्स हैं तो उनका क्या चीज़ आइडेंटिफाई करती है, वो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट दे आर प्लेइंग, उस स्पोर्ट की ड्यूरेशन क्या है, उस स्पोर्ट की जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे। लाइक अगर स्प्रिंटर है तो वो उनके जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं दे आर नॉट एवरी सिंगल वीक, वो डिफरेंट उसके होते हैं, मतलब लाइक टाइम उसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, 3 दिन 2-2 3-3 महीने के बाद उनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं। क्रिकेट की सीरीज़ होती हैं, मतलब एक मैच है वो एक दिन मैच हुआ, 5-6 मैचेस की एक सीरीज़ आगे क्रिकेटर्स की, या कोई डिफरेंट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। तो मैचेस में किस तरह की इंड्योरेंस मतलब जो एक्टिविटी लेवल है वो डिफरेंट होता है, ट्रेनिंग सेशंस में डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से और जो उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जिस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग से वो गुजर रहे हैं, क्या उनका ऑफ सीज़न चल रहा है, क्या उनकी कोई सीरीज़ चल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके न्यूट्रिशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनका ऑफ सीज़न चल रहा है एंड इफ दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, और उनके अंदर बहुत ट्रेनिंग इंटेंस चल रही है, तो देयर न्यूट्रिशन इज गोना गो हाई because they're gonna need more calories, they're gonna need more protein and carbohydrates। Maybe if they are going through a series, तो उसके अंदर ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम होती है, देर फोकसिंग मोर ऑन स्पोर्ट स्पेसिफिक वर्क, तो वर्कआउट्स की उनके जो सेशंस हैं उनकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो देयर कैलोरीज एंड देयर रिकमेंडेशन दे नीड टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो हमें ये मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर देखना होता है इन सारी चीज़ों को। और अच्छा, आपने यही सवाल किया था, तो इसके अंदर एक और चीज़ होती है, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है इसके ऊपर, हर 5 साल में वो एक प्लान को अपडेट करती है और रिकमेंडेशन देती है। जैसे एक जनरल पॉपुलेशन के सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल पॉपुलेशन को कहा जाता है कि 3 to 5 ग्राम्स ऑफ कार्ब लेना है पर केजी, ठीक है, और एथलीट के लिए दिया गया है कि 6 to 12 तक। अब 6 to 12 तक का एक रेंज देती है। अब इसमें स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स वेरी करेगा, एथलीट टू एथलीट वेरी करेगा, ठीक है। अब जैसे हमने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट के अंदर बैट्समैन का बिल्कुल अलग होगा न्यूट्रिशन प्लान, बॉलिंग वाले का अलग होगा, ऑब्वियसली अंपायर का भी अलग होगा, अंपायर भी होगा, वो भी अलग करेगा, थर्ड मैन का भी डिफरेंट होगा, वो अपना जो वाटर बॉय होते हैं क्या कहलाते हैं उनका उनका भी अलग डिफरेंट होगा, होगा, 12th man। बहुत भागना होता है। ये जो 6 to 12 की रेंज दी गई है एथलीट्स के लिए दी गई है। अब इसके अंदर स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स वेरी करेगा, फिर प्रोटीन की इसी तरह रिकमेंडेशन दी है, फिर फैट की भी दी है। तो बेसिकली वो जो प्लान अपडेट होता है 5 साल के लिए, वो ये सब बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये आपके पास रिकमेंडेशन है, इसके अंदर रह के करना है, ठीक है। लेकिन अगेन इसके अंदर एक और चीज आती है कि जब लोग ना जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो क्या होता है कि अब वो रिकमेंडेशन को एक साइड रख देते हैं और एक साइड बीएमआर को रख देते हैं, और फिर वो यहाँ से चीजें निकालते हैं और वहां से चीजें निकालते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, ना फिर वो उसको फॉलो कर पाते हैं ना उसको। तो बेसिकली अगर वो एक चीज से स्टिक रहकर काम कर लेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि ये चीज कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लोग अपना बीएमआर जब कैलकुलेट करते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, और जब वो WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से जाते हैं तो वो नंबर वेरी करता है। ये चीज मैंने जो खुद एक्सपीरियंस की है, ये देखा है मैंने। तो एक एटलीस्ट एक चीज से स्टिक रहो आप,
और अगेन वही वाली बात है कि न्यूट्रिशन कोच जो है उसका काम है फॉलो करवाना, और उसका काम हमारे यहाँ हम मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एजुकेट करना भी है, बिकॉज जिस तरह के यहाँ पे लोग हैं जो हर कोई, जैसे हर ट्रेनर जो है वो डाइटिशियन बना हुआ है, ठीक है, और हर न्यूट्रिशनिस्ट जो है जिसने 2 घंटे की वर्कशॉप ली वो भी डाइटिशियन बना हुआ है। तो इसकी वजह से एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ पे आपको पता है एथलीट्स का क्या हाल है, सही बात दे कैन नॉट अफोर्ड रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आपको Yes. पता है कि हम्म। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए उनको एजुकेट करना चाहिए कि उनका जो भी स्पोर्ट्स है, 400 मीटर का स्प्रिंटर है या 100 मीटर का स्प्रिंटर है, तो उसको कैसे वेरी करेगा, उसको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए, सही सही ताकि पावर वो लिफ्टर है, पावर एग्जैक्टली बिल्कुल। वेट कैटेगरी डिफरेंस है, उसका सारी चीजें समझ। ऐसा ही। तो न्यूट्रिशन मॉनिटर करना मतलब कि एक एथलीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जाहिर बात है, वो उसके स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। एक आम इंसान को कितना इंपॉर्टेंट है एक अपने डाइट को मॉनिटर करना अपनी लाइफ की लॉन्गेटिविटी में, एक हेल्थी लाइफ के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है, बंदा जरा सा थोड़ा हेल्दी आता है, कहता है भाई यार तू डाइट पे आ गया, क्या हो गया, खैरियत है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है ना इसका बड़ा नेगेटिव कॉन्नोटेशन के थ्रू देखा जाता है। तो क्या इन जनरल बंदे को अपनी न्यूट्रिशन को मॉनिटर करना चाहिए, जो कि मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि हो करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अच्छी डाइट मॉनिटर करने से आपकी लाइफ में भी लॉन्गेटिविटी आती है, आप बीमारियों से भी बच जाते हो। तो आप क्या ओपिनियन? अच्छा, इसके अंदर मैं एक छोटा सा आंसर दूंगा, फिर मैं इसको अरसलान की तरफ मूव कर दूंगा, यही सवाल। अच्छा, इसके अंदर पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक चीज़ जो है वो डाइट और हेल्दी ईटिंग, इस चीज़ का लोगों को पता नहीं है। सही। तो बेसिकली बंदे ने कुछ चेंज किए अपने पैटर्न, यार तुम डाइट पर आ गए। यार बेसिकली हमें जो है, हमें खुद एज ए न्यूट्रिशन कोचेस हमें ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए कि एक चीज़ होनी चाहिए जिसे हेल्दी ईटिंग कहते हैं। आप कंट्रोल करो, ठीक है, आप बेसिकली पोर्शन कंट्रोल करो, या आप किसी तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को कंट्रोल करो। जो भी एडवाइजेज होती हैं, जो भी लिखी हुई होती हैं कहीं पर, और कहीं कहीं काम की बातें भी लिखी होती हैं कि आपने रात में खाने से पहले इतना ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं करना चाहिए, और ये भी होता है कि भाई 7 बजे के बाद आपको कार्डबोर्ड नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, बट अगेन एक बंदा है जिसने पूरे दिन कार्ड लिया ही नहीं, और वो 7 बजे के बाद भी नहीं खाए, तो क्या करे, वो मर जाए। तो ये बेसिकली इस चीज़ की बेसिकली कार्ब की एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो भी देखनी है। अच्छा, आपने जो सवाल किया था कि कितनी ज़्यादा मॉनिटर करनी चाहिए, मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा, इस हद तक मॉनिटर करे कि जहनी मरीज ना बन जाए हर चीज़ को। अरे यार ये 50 ग्राम की रोटी है, नहीं नहीं यार 50 ग्राम की नहीं, 60 ग्राम नहीं यार मैं नहीं खा रहा। तो ये इस तरह का जहन करे मॉनिटर, बिल्कुल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको मॉनिटर करना चाहिए कि अपने अपने हिसाब से खाना चाहिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट, ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए बस, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पागल हो जाए। सही, ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है ना, वो न्यूट्रिशन कोच का आता है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स को एजुकेट कर रहा होता है, कि उसका काम ये नहीं होता कि वो गिन गिन के खाना खिलाए, वो काम डाइटिशियन का है कि वो उसने गिन के बता दिया उसकी रिक्वायरमेंट्स, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब न्यूट्रिशन कोच का काम है कि उसको ऑब्सेसिव, जो आपका वर्ड आपने, उसके ऑब्सेशन ना हो जाए क्लाइंट को ये कैलोरी काउंटिंग से या मैक्रो काउंटिंग से, या उसकी वजह से उस क्लाइंट की सोशल लाइफ डिस्टर्ब ना होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर करके, अपने डे टू डे फंक्शनिंग को बिल्कुल इग्नोर करके आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आ गए कि नहीं आई नीड टू लूज़ वेट, तो मुझे बस एग्जैक्टली इसके ऊपर खाना है। येस, यू नीड टू बी इन अ सर्टन कंट्रोल, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू अचीव दैट सर्टन टारगेट, बट लेकिन यू नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर आप ये नहीं रखोगे अपने साथ, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं करा, दे हैव बीन स्टडीज़ ऑन दिस रिगार्डिंग के जिन लोगों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स के ऊपर डाला गया, तो उनके सर्टन टारगेट्स जो थे, चाहे वो वेट लॉस के थे या वेट गेन थे, वो अचीव नहीं हुए। जब लोगों को लार्ज मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई खाने के अंदर, तो दे विल स्टिक टू देयर गोल्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज़ सिंपल। और उस चीज़ के अंदर हेल्प करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और मतलब गलत चीज़ें गाइड कर दी जाती हैं लोगों को, तो उसके लिए एक न्यूट्रिशन कोच जो कि क्वालिफाइड हो, उसका हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो थ्रू वर्चुअल ऑडियंस के थ्रू अपनी ऑडियंस को एजुकेट करे, या मतलब वन ऑन वन ये हमारी कॉन्वर्सेशन के फिटनेस थ्रू। इंडस्ट्री की भी बहुत जिम्मेदारी है। इसका रीज़न ये कि देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताता हूँ। हमारे माशरे में जो है ना शादियों का बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, बहुत। ठीक है ना, और अमूमी तौर पे पूरी ज़िंदगी लोगों ने अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया होता, अपने फूड को मॉनिटर नहीं किया होता, अपनी चीज़ों को जो है ना वो एक स्ट्रीमलाइन के थ्रू नहीं गुजारी होती, और शादी के सीज़न के अंदर वो आते हैं और कहते हैं यार हमें जो है ना वो 40 दिन के अंदर वेट गिराना है या 60 दिन के अंदर वेट गिराना है।
तो वेट तो गिर ही जाता है, लेकिन वो 60 दिन के बाद जो है ना वो डबल के थ्रू, जो मैंने अपने जानने वालों को भी देखा है, वो जो इस तरह के प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं और जो इन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, बड़े बिल्कुल स्ट्रिंजेंट डाइट पे उनको बिल्कुल रखा जाता है, उनको एक पूरी प्रोग्रामिंग्स दी जाती हैं, और वो 30 डेज 40 डेज 50 डेज 60 डेज का जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कर तो लेते हैं, बिल्कुल 60 डेज बाद जो है ना वो फिर रिलैप्स कर जाते हैं। वो ये इतना खाते हैं कि जो उन्होंने इन जनरल, स्पेसिफिक लोग हैं जो कि वो कंटिन्यू कर जाते हैं, सस्टेन। लेकिन इन जनरल लोग एक सेशन कर लेंगे, 2 सेशंस कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस जो इनका जो रिलैप्स होगा वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली इन सेशंस के अंदर ये होता ये है कि दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन वेट लॉस। इसके इन सेशंस में आपको डाइट प्लान्स भी दिए जाते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि मतलब वो डाइट प्लान्स को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, एंड दे आर नॉट वेरी सस्टेनेबल दोज डाइट प्लान्स। दे मेक श्योर कि क्लाइंट्स जो हैं आ रहे हैं वो वर्कआउट्स एक्सेसिव वर्कआउट करते रहें, और मतलब वर्कआउट्स नो डाउट जो भी है ऑब्वियसली दे आर डिज़ाइन टू मेक यू स्वेट, दे आर डिज़ाइन टू मेक यू बर्न एक्सपेंड कैलोरीज, बट जो उसके अंदर जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो सबको ऑलमोस्ट एक जैसा डाइट प्लान प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं होता, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मेन जो चीज़ आती है ना उसके अंदर वो आता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान होता है, और अगेन उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। तो जब उसको लोग लॉन्ग टर्म फॉलो करने के लिए की तरफ जाते हैं तो विच इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। आप ज़्यादातर, और वो ऐसे डाइट प्लान होते हैं उसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी नहीं हो रही होती हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे यू कैन से के मिनरल्स एंड वाइटामिन्स वो नहीं आपको मिल रहे होते, जिसकी वजह से आपको या तो कुछ अर्से बाद वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, यू माइट एंड अप हैविंग हेडेक्स, यू माइट एंड अप हैविंग सर्टन डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी, तो वो आपको इश्यूज स्टार्ट कर देती है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हमारे पास एक बड़ा एक है। आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। मैं तुम फिर आता हूँ इस बात सवाल पे, हम्म। भाई ने कहा था अरसलान जवाब देंगे। भाई हमारे मुल्क में जब भी आप क्लीन ईटिंग कोई है अपना डाइट प्लान चेंज करते हैं तो वो आपको बोल देते हैं यार आप जो है ना वो डाइट पे चले गए। सही है। तो कितना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है फॉर अ पर्सन टू एक्चुअली मॉनिटर हिज फूड? और पहले इसका जवाब दें, फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा अगर हम कंपेयर करें एज फ्रॉम द वेस्ट, कि हमारे पास जो खानों का जो मतलब पकाने का या बनाने का तरीका है, दैट इज़ आई वोंट कॉल इट अनहेल्दी, बट आई वुड कॉल इट कैलोरी डेंस। हम लोग बहुत सारे कुछ हेल्दी मिनरल्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे खाने की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम उनको कुक करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसके अंदर कुछ ऐसे सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, ऑयल वगैरह, जिससे आपके पास कैलोरीज का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। हायर कैलोरीज मीन अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स फैट एक्यूमुलेशन मीन्स ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी मीन्स के बहुत सारी डिजीज़ेज। तो इसके हवाले से एजुकेट करना लोगों को, और कोई बंदा अगर इस जर्नी के ऊपर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज़ कम्पेयर्ड के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी ये साउथ एशियन जो हमारा रीजन है उसके अंदर ये इशू रहता है हमेशा से। और दूसरा एक सबसे बड़ा हमारे पास एक इशू ये है, देर हैव बीन स्टडीज ऑन दिस, देर हैव बीन रिसर्चेज ऑन दिस, कि साउथ एशियन पीपल दे टेंड टू कंज्यूम लेस प्रोटीन इन देयर डाइट, मतलब एज़ कम्पेयर टू कि हमारे नॉर्मली जो खाने हैं वो इस तरह के होते हैं, इसके अंदर नेचुरली प्रोटीन वगैरह जो है, लाइक गोश्त बन रहा है तो हफ्ते में एक दफ़ा बन रहा है, या चिकन बन रहा है तो 1-2 दिन बाद, मतलब रेगुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज फैमिली। तो रोज़ हमारी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन फूड नहीं होता, हफ्ते में 1 आध दिन हो गया, बाकी के 5-6 दिन का क्या हुआ? तो वो हम रेगुलर मील्स के साथ हम अपना वो चीज़ अपनी इंटेक पूरा नहीं कर सकते, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर जस्ट फॉर एथलीट्स, फॉर जनरल पॉपुलेशन एज हाँ, वेल। वो एक दिन की हवस जो है ना वो एक दिन वो में पूरी होती है। एक ही दिन में पूरी कर देते हैं हम लोग सारी, ये है एक ना, ही दिन में पूरे आज हफ्ते का गोश्त बना है, आज तो मैं गोश्त ऐसा ही है। आज पूरी मुर्गी मैं खाऊंगा। तो वो अच्छी चीज़ को भी हम नेगेटिव वे में नहीं, उससे लेकिन ले इसके जाते हैं। पीछे जो मैंने देखा है ना उसका रीजन है, देखो आपने एक बात बोली, हाई कैलोरी डाइट्स हमारी हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो है ना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, डाइट चेंज नहीं हुई। Yes. मेरा मतलब इस बात से क्या है कि 50 years ago लाइफस्टाइल वाज टफ, ठीक है ना। पीपल यूज्ड टू गो टू जॉब्स, साइकिल्स पे जाते थे, पैदल जाते थे, बसों में जाते थे, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा Yes. जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक बिल्कुल। है ना। तो उस वक्त ये डाइट चल जाती थी बिकॉज आप बर्न ऑफ कर देते थे। लोग जो है ना वो जो खवातीन थी वो अपने घर की सफाई खुद करती थी, झाड़ू पोछा खुद लगाती थी जी। तो मैं इसको नेगेटिव कॉन्नोटेशन में नहीं बोला, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, फिजिकल ठीक है ना। मर्द जो है ना वो गाड़ी के अंदर एसी में बैठ के जॉब पे नहीं जाता था, ठीक है ना। औरतें गाड़ी के एसी में बैठ के जॉब पे नहीं जाती थी, ठीक है ना। वो अपने
पैदल जाती थी या साइकिल में जाती थी, ठीक है ना। फिर फिजिकल इंटेंसिव लेबर ज़्यादा था, ठीक है ना, लैपटॉप्स कंप्यूटर और बैठ के काम करना नहीं था। तो वो जो न्यूट्रिशन उस वक्त की थी, उस वक्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो न्यूट्रिशन शायद पूरी कर देती थी। तो इस वक्त अगर आप देखें, अपने भी हमारे आबाओ अजदाद को आप देखें, वो अभी भी कहते हैं यार आप जो है ना देसी घी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, और अभी भी वो लोग यही खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी इतनी अडेप्ट कर चुकी है और उनकी लाइफस्टाइल इतना डिसिप्लिन्ड है कि वो अपनी लाइफ में वो सारी कैलोरी जो इंटेक करते हैं वो बर्न ऑफ कर देते हैं। हमारे यहाँ हमारी जनरेशन में और हमारे बाद जो जनरेशन आ रही हैं वो इतनी लेबर इंटेंसिव जॉब्स नहीं करती हैं, ठीक है ना। और डाइट वही रखी हुई है, क्योंकि दादी वो बनाती थी तो अम्मी भी वो बनाती हैं, और अम्मी जो बनाती हैं वो भी मैं खाता हूँ, तो दादी ने तो हम जो है ना वी हैव गॉन वी हम वो जो खा रहे हैं कैलोरी तो बर्न ऑफ नहीं कर पा रहे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। और ये जो एजुकेशन वाली आपने बात बोली, हमें लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, तो हमें अपनी न्यूट्रिशन भी चेंज करनी चाहिए उसके हिसाब से, ताकि हम आज की लाइफ के हिसाब से कैलोरी इंटेक करें, आज की लाइफ के हिसाब से हम खाना अपना खाएं, ताकि हमारे ऊपर एक्सेस फैट ना जमा हो, हम जो है ना वो लथार्जिक ना हो जाए। आप ज्यादा खा लेते हैं तो आप वैसे ही कहते हैं यार चलना अपना नोट सोने का वक्त है, लाइटें बंद करो भाई, दूसरा ठीक है ना, बाद में करेंगे काम। एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपने वही बात की कि लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। लाइफस्टाइल के अंदर ना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का जो है एक फैक्टर आता है कि पहले जो थे वो इंटेंस जॉब्स होती थी, मूवमेंट ज़्यादा होती थी। मेन चीज़ जो आ रही है यहाँ पे ना वो मूवमेंट आ रही है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो है स्लीप का। वो चीज़ हम लोग बिल्कुल हम निगलेक्ट कर देते हैं कि पहले जो हमारे अबाव अजदाद की बात करें, उनके स्लीप इंसानों वाली होती थी, रात टाइम पे सोते टाइम पे उठते थे, एंड इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वेट लॉस एंड वेट गेन एंड योर ओवरऑल हेल्थ एज वेल। तो एंड आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वही चीज़ कि इसके अलावा उसके साथ साथ आपकी जो स्लीप का रिलेशन है वो आपके फूड इनटेक से भी है। यू मेक बेटर फूड चॉइसेस व्हेन यू आर वेल रेस्टेड। अगर अगर आप 2 से 3 दिन अगर आपकी स्लीप पूरी ना हो तो नेक्स्ट डे यू आर मोर लाइकली टू गो कंज्यूम मोर कैलोरीज, चाहे आपको भूख लगे ना लगे, यू आर मोर लाइकली टू मेक लाइक हायर कैलोरी फूड चॉइसेस। तो उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्लीप का भी उसके अंदर आ जाता है, जो कि अब हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। रात को देर तक जागते हैं, सुबह उठ के काम पे यार एक जाना है। और चीज भी है, मैं आपकी बात पे ऐड ऑन करता हूँ, ये तीन आपने आइडेंटिफाई की, हम अब अपनी इंडल्जेंसेस को भी ज्यादा केटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा की है जो बंदे को इंडल्ज करती है। पहले क्या यस, होता था, बाजार इतने नहीं थे, नहीं थे। खाने की जगह इतनी नहीं थी, इतनी ऑप्शन नहीं, ग्रेट पॉइंट। खाना घर में, यस, कहाँ खाना है, खाना घर में। मैं यस, कहीं जा रहा हूँ तब भी घर में खाना खाऊंगा, कहीं दावत में जा रहा हूँ तो घर में दावत है, यस, ठीक है ना। तो चीजें हमें जो है ना वो घर की बनी हुई मिलती थी। अब जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो गया फास्ट फूड का। अब ये मैं मानता ही नहीं हूँ आज के दौर में कि कोई बच्चा या कोई बड़ा ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसने चिप्स ना चौक से खाया नहीं होगा, खाता। बिल्कुल। चलते फिरते यार ये फ्रेंच फ्राइज मिला, फ्रेंच फ्राइज खा ली, चलते फिरते बिस्किट खा लिए, चिप्स उठा लिए, फास्ट फूड है, भूख लग रही है यार चल यार रोल खा लेते हैं, चल यार हम बर्गर खा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं। तो हम इंडल्जेंसेस को ज्यादा प्रेफर करने लगे रादर देन बेसिस को, कि हाँ यार घर की रोटी खाऊंगा मैं। तुम्हारे घर आ रहा हूँ यार, बाजार से खाना छोड़ दो, घर में खाना बनाओगे तो मैं आऊंगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ही, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आप किसी के घर जाते थे, आपको पता था कि वहाँ घर की रोटी मिलेगी, खाना वहाँ मिलेगा और घर की रोटी मिलेगी। एग्जैक्टली। अब क्या है कि अब आप कहीं जाते हो यार, बाजार से पिज्जा मंगवा लेंगे, एक्सेस ईजी हो गया। एक्सेस चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हम अपनी इंडल्जेंसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमें पता है कि बाजार का खाना अच्छा नहीं है, हमें पता है कि मैं पिज़्ज़ा अगर रोज़ खाऊंगा तो मेरे काम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। मैं सुबह दोपहर शाम पेप्सी पीऊंगा तो मेरे काम की चीज़ नहीं है। ये वंस इन अ ब्लू मून पीना तो सही है, समझ आता है, लेकिन एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू डस्क हम डॉन टू डस्क हम यही काम करते रहेंगे, तो उससे हमारी जाहिर बात है न्यूट्रिशन भी खराब होगी। वो न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे भी होगा, हेल्थ के ऊपर आता है। बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, Yes. लाइफ लॉन्गेटिविटी में इम्पैक्ट आएगा, डिजीजेस पे इम्पैक्ट आएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें पता है। कल मैं आपको एक बात बताऊं, कल हमारे साथ बैठे हुए थे एक स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं एक स्कूलिंग सिस्टम के, तो उनसे हमारी ये बात हो रही थी स्कूल्स के अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे। तो मैं उससे एक चीज़ कल मेरे जहन में आई थी, मैंने सोचा था कि मैं जो है ना वो आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा इस बात को। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे होते हैं हमारी, देखिए फ्यूचर बच्चे, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हों, नेशन चलाने के लिए हों, किसी भी एस्पेक्ट्स पे आप देखते हैं, योर किड्स आर द फ्यूचर। हमें अपने बच्चों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो किस लेवल तक देनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे में स्पोर्ट्स की कोई आपको टैलेंट दिखता है और फ्यूचर दिखता है,
तो उसको बचपन से अगर न्यूट्रिशन मॉनिटर करें तो उस पर कितना अफेक्ट आएगा लॉन्गेटिविटी में, बनिस्बत ये कि जब 16 साल की एज में जब उसकी मसल्स काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी हो, फिर आप बोलें यार अब मैं न्यूट्रिशन चेंज करता हूँ। तो दोनों सिनेरियोज में एक बच्चे को 5 साल से हम न्यूट्रिशन पे लेके दे रहे हैं, वो एक अच्छा स्विमर है, और एक स्विमर अच्छा है, उसकी न्यूट्रिशन पे कोई इम्पैक्ट हमने नहीं किया हुआ। 16 ईयर्स की एज में या 17 ईयर्स की एज में फिर हम उसकी न्यूट्रिशन पे मेहनत करें, तो दोनों की परफॉर्मेंस में कितना अफेक्ट आएगा न्यूट्रिशन बेसिस पे? अच्छा, दोनों की परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर आपने शुरू से ही वो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ही और शी इज़ गेटिंग गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन, तो इज़ गोना एनहांस, क्योंकि वो जो एज होती है मतलब 5-6 साल में उनकी हैबिट्स अच्छी डेवलप कर दी, फिर उसके बाद फिर दे व्हेन दे स्टार्ट टू बिकम टीन्स, तो दैट इज़ द टाइम देयर बॉडी स्टार्ट्स टू मेक सम चेंजेस, ऑब्वियसली कि उनकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे मतलब देर स्टार्टिंग टू डेवलप ओवर देयर, तो वहाँ पे अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, हाइट अच्छी होगी, दे विल गेट गुड बोन डेंसिटी, तो ये वाली चीज़ होती है कि वो अपनी चीज़ अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे। लेकिन अब हम इस सवाल को मैं बेसिकली थोड़ा सा दूसरी साइड से भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बच्चों की न्यूट्रिशन को मॉनिटर ज़रूर करें, इन माय ओपिनियन दे शुड बी मॉनिटर्ड, बट उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज किड्स अगर उनको शुरू से ही अगर आपने उनकी न्यूट्रिशन को उनको बोलकर कंट्रोल करें, उनके ऊपर अगेन रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करें, दे विल एंड अप डेवलपिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द फूड। दैट इज़ समथिंग जो कि हमारे घर में ऑलरेडी ज़रा सा भी बच्चा obese होना स्टार्ट हुआ तो उसको बोलना शुरू कर दिया जाता है कि मतलब डिफरेंट नेम कॉलिंग, दैट इज़ लाइक फीड शेमिंग, दैट लॉन्ग टर्म अगर वो न्यूट्रिशन के साथ उसका मतलब खाने के साथ उसका एक अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और वही चीज़ जो कि हम लोग जो शुरू में हमने बात की थी ऑब्सेशन की, वो चीज़ समटाइम्स बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। तो आई हैव सीन पीपल हु बिकम एनोरेक्सिक, जो मतलब जिनसे ज़रा सा भी खाना भूख लगी हुई खा के ट्राई टू वॉमिट के नहीं, आई डोंट वांट टू गेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट, तो वो चीज़ उसकी तरफ चली जाती है। तो बच्चों के अंदर हमने सबसे जो बेस्ट चीज़ है उनके न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए, उनको बोले बगैर आप अपने आप को रोल मॉडल बनाएं। यू मेक योर सेल्फ कि आप उनके सामने एक ऐसे रोल मॉडल बने कि आप अपने न्यूट्रिशन सबसे अच्छे उनके सामने प्रेजेंट करें। इफ़ यू आर ईटिंग लेट, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग विद देम, इफ़ यू आर मेकिंग अनहेल्दी चॉइस इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल ऑटोमेटिकली डू दैट। मेरे क्लाइंट ने मेरे बड़ा अच्छा सवाल किया था कि मेरा छोटा सा बच्चा है, आई थिंक 4 या 5 साल का, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिव हो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, तो इस तरह से हो। मैंने कहा सर आप अपने आप को तो एक्टिव करें, पहले आप उसके सामने, ही यू आर हिज रोल मॉडल, तो आप उसके सामने अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, वो करेंगे, आप सारा दिन ऑफिस से आके टीवी उसके सामने ला के बैठ जाएंगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन? तो सही बात। ये सिंपल सी चीज़ है कि अपना बिहेवियर बच्चों के ऊपर आप रोल मॉडल खरबूजे करें। को देख के खरबूजा बना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक जो obese थोड़ा सा हो जाता है बच्चा, उसको बोलते हैं यार माशाल्लाह से बड़े हैं। हेल्दी हो गए हो। तो बेसिकली ये जो हाँ, टर्म्स हैं, इनको term ही गलत है, ये थोड़ा healthy केयरफुली। क्या हो गया होगा। एजुकेशन बहुत मैटर करती हाँ, है, स्कूलिंग लेवल पे भी मतलब पेरेंट्स को भी आप एजुकेट करें, पे यूनिवर्सिटी लेवल में भी ये एजुकेशन हो, माशरे के अंदर भी प्रोग्राम्स बनने चाहिए जो फैमिलीज़ को हाँ। एजुकेट करें, और इंडिविजुअल लेवल पे भी हर बंदे की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ में एजुकेशन हर चीज़ में हासिल करनी चाहिए, लेकिन फूड इज़ थ्रू समथिंग थ्रू विच वी सर्वाइव। तो इस पे अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं और इस पे आपको इल्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें बड़ी एजुकेशन लैक करते हैं एजुकेशन लोग। और जैसे कि कोई बंदा आ रहा है, जैसे कि कोई बच्चा आ रहा है या कोई आ रहा है वेट लूज कर रहा है, यार उसको सोसाइटी क्या बोलेगी, यार आप कमजोर हो गए, आपने यार आप कमजोर लग, आप बड़े बड़े पहले हेल्दी थे, अब तो आप कमजोर लगने लगे। व्हेन ही इज गेटिंग इन शेप, ही और शी गेटिंग, वो जब शेप में आना शुरू होते हैं, जब वो अपनी बेसिकली अब जो उनको बॉडी जैसी होनी चाहिए उनकी उसमें आना शुरू होते हैं, तो उनको यार इसके पीछे रीज़न है ना यार, हमारे माशरे में फास्ट वेट लॉस पे मेहनत की जाती है, ठीक है ना। तो Drastic. अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक एक्स वाई जेड कोई भी बंदा हो, वो अगर एक दिन समझो 120 100 केजीज का है, ठीक है ना, 6 फीट है, 100 केजीज का है, ठीक है, एंड वो एक महीने के अंदर 10 केजी लूज कर देगा और 90 केजीज पे आ जाएगा, तो ये तो ड्रास्टिक इफेक्ट है जो बॉडी दिखाएगी, बिल्कुल ठीक है ना। और वो ये लोगों को दिखेगा, तो पीपल रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वांट टू कमेंट और नॉट, जो उसने इफेक्ट किया 10 केजी एक 10 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कम कर रहा है, वो वैसे ही नेगेटिव तरीके से कम किया होगा, खाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया होगा, न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो कर दी होंगी, मिनरल्स वो खा नहीं रहा होगा, वाइटामिन खा नहीं होगा, स्किन उसकी ख़राब होना शुरू होगी, चेहरे में थकान, मेंटली वो वहाँ हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, शॉर्ट टेम्परेचर आ चुकी होगी, टायर्डनेस बॉडी के अंदर रही होगी। तो ये तो इफेक्ट होगा। हम लॉन्गेटिविटी में चीज़ को नहीं देखते हैं हमारे माशरे के अंदर, हम शॉर्ट टर्म गोल्स को देखते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं देखते। वेट लॉस
in my opinion, is a long-term goal. If you are above a certain weight or if you're obese, Yeah. it is a long-term goal. क्योंकि आपने गेन लॉन्ग टर्म किया है, तो बिल्कुल शॉर्ट ऐसे टर्म सोल्यूशन किसी चीज का होता नहीं है। ये कुछ अरसे होगा, फिर आप जब इंडल्जेंस पे, वो मैं इंडल्जेंस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, फूड इनटेक इंडल्जेंस बेस्ड होती है, ठीक है ना। आप अपने असबाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये खाना यार, ये भूख लग रही है, आज मेरा मीठा खाने का दिल जा रहा है यार, मीठा मुझे पसंद है, इतना मीठा पसंद है, सुबह दोपहर शाम मीठा खाता रहूंगा, एक दिन मिस हो जाएगा तो बस यार ये तो मैंने अपने साथ ज्यादा क्या कर दी, मतलब है। ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ है कि हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग अभी जो दुनिया चल रही है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे एक बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी ये डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड करने वाले जो बेसिकली कहते हैं कि हम हेल्दी फूड देते हैं, वो सब क्रैश डाइट्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं। हर बंदा क्रैश डाइट, अब बेसिकली लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और गलत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है बेसिकली ये अब ये क्रैश डाइट है या नहीं है। अब उसको एजुकेट करना अलग, यार वो उसने वेट लॉस कर लिया है, अपना वो बंदा है उसने वेट लॉस कर लिया 10 kg, वो वहाँ से खाना मंगवा रहा है, तो वो भी अब उसको आप एजुकेट, आप 3 महीने लगाए उसको एजुकेट करने पे, 4 महीने लगाए, लेकिन उस बंदे ने वेट लॉस कर लिया वहाँ क्रैश डाइट से, वो वहाँ मुँह। हम ये लॉन्ग बड़ा टर्म मसला है। गोल्स को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से हासिल करने की कोशिश करते हैं एज अ कंट्री। आप किसी भी एम्बिट में आ जाएं, ठीक है ना, न्यूट्रिशन को हटा के भी, व्हाट वी डू इज वी वांट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म गोल हमारा होता है कि हम एक्स तरीके से दिखेंगे। मैं अगर इस पे, मैं जो हूँ ना, वो मेरे एब्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये लोग जो हासिल करते हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 साल की मेहनत से हासिल करते हैं, ठीक है ना, हेल्दी वे में हासिल करते हैं। ये जो आपने सोशल मीडिया की बात बताई, सोशल मीडिया में जितने बंदे आपको दिखते हैं, वो तस्वीर डज नॉट डिफाइन द हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इनटू इट, यस, ठीक है ना। तो हम, हमारे मुल्क में क्या है कि हम बेचते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म गोल विद अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। सही है। 30 डेज 40 डेज, मैंने पहले भी बोला, 30 डेज 40 डेज 50 डेज 60 डेज के अंदर आप जो है ना वो ऐसे बन जाएंगे कि आप जो है ना वो आर्नल्ड क्लासिक जीत जाएंगे जाके। बिल्कुल लेकिन आर्नल्ड क्लासिक जीतने वाले बंदे को जाके देखो, 10 साल से मेहनत कर रहा है, तो जाके आज जाके कुछ कर पाता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे ये कि हम लोग अभी हम लोग जैसे कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम जनरल पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं कि उनको समझ आए, तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको एब्स अगर आपके आए हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी बॉडी हेल्थी है, ठीक है। फीमेल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैट, ठीक है, कितने बॉडी फैट कितना परसेंटेज होना चाहिए उनका, ठीक है। मेल को पता होना चाहिए कितना परसेंट होना चाहिए कि उनको हेल्दी कैटेगरी के अंदर आना है। अगर किसी का स्पेसिफिक गोल है वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, अब वो बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। लेकिन अगेन वही वाली जो आपने बात बोली कि सोशल मीडिया जो दिखाता है आपको वही चाहिए, भाई अगर वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं हेल्दी, तो फिर आपको क्यों चाहिए? पहले आपको अपने आप को ये एजुकेट करना है। अब फीमेल्स आती हैं, कभी कभार वो चीज़ अटेनेबल भी नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जनरल पब्लिक में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, दाढ़ी होती है ना, मर्दों, अमूमी तौर पे मर्दों की दाढ़ी होती है, मर्द दाढ़ी रखते हैं। अब आपके 4 बाल निकल रहे हैं और आप जाके कह रहे हैं कि मुझे जो है ना वो पूरी दाढ़ी चाहिए, ठीक है ना, और आपको बंदा कहे हाँ यार मैं जो है ना वो तुम्हारे मुंह के अंदर 4 बाल लगा एक्स्ट्रा लगा के कर दूंगा, ऐसा ठीक है ना, तो वो मुमकिन नहीं है। कुछ लोग होंगे स्पेसिफिकली जो जाके काम करवा सकेंगे, ठीक है ना, और फिर जाके तस्वीर अच्छी लगा देंगे कि यार देखो दाढ़ी मेरी, मैंने ये 4 क्रीमें लगाई और दाढ़ी यूं बन गई, जो कि एक्चुअलिटी में इस तरह होता नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो है ना एक 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 सेलिंग तरीका है, हाँ, ठीक है ना, फॉर आपके जो ये जो हेल्दी फूड बनाने वाले लोग हैं। लेकिन वही है, हमारे चेक बैलेंस ना होने, बहुत हेल्दी। हाँ, हेल्दी हो या ना, मतलब कि एक कैलोरी काउंटेड फूड कह लो, कैलोरी काउंटेड। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो कैलोरी काउंटेड भी देते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि देखें नहीं पता, लोगों को तो नहीं पता ना कैलोरी काउंटेड है या नहीं है। उन्होंने दे दिया कैलोरी काउंटेड है, अगले बंदे ने ट्रस्ट भी कर लिया, लेकिन मुझे और आपको तो पता है वो कैलोरी काउंटेड नहीं है। तो फिर मसला यहाँ पे आपको कैसे पता है? मुझे तो नहीं पता। ये फंस गया है, अब ये फंसा है। ये मैं वेट बड़ी कर रहा था, कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हो जाएगी। मैं वेट कर रहा था इसका, ये कब ये फंसेगा। इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत याद है, मैं बताऊँ मसला क्या है। मसला ये है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, गलत बयानी पे कोई पकड़ नहीं है, झूठ बोलने का कोई कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम बोले, हम जो है ना वो 1500 कैलोरीज की आपको फूड सेंड कर रहे हैं, आपसे एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जिसको सेंड कर रहे हैं उसमें 99% लोगों को ये नहीं पता होता कि चिकन के अंदर कैलोरी कितनी होती है, ये नहीं पता अंडे के अंदर कैलोरी कितनी होती है, टमाटर के अंदर कैलोरी कितनी है। तो ये और ये एक ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन प्रोसेस है कि जब वो किसी पे ट्रस्ट करता है तो फिर वो ब्लाइंडली कर लेता है। वी डोंट यूजली सेकंड गेस आवर ओन ओपिनियन। ऐसे ही है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार मैं ये बोलने से पहले सोच लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ।
अमूमी तौर पर when we make a decision we stick to that decision, ठीक है ना? तो the onus is on the person who is actually providing it. हमारे यहाँ जो है ना वो ये मसाइल हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इसकी तरफ जरा ना ही बिल्कुल जाए तो बेहतर। नहीं जाना मसला नहीं है, लेकिन मैं ये अभी टॉपिक कर Obviously, वो नहीं है। और एक और चीज़ जो आपने बोली कि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अटेनेबल नहीं होती, तो जैसे कि डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, कुछ लाइक ऑब्वियसली कुछ लोग होते Yes. हैं उनकी बॉडी में जो वेट लूज करने की, वेट गेन करने की टेंडेंसी जेनेटिक्स के अंदर है, और वो पूरी जिंदगी उसमें लगा हुआ है कि भाई नहीं मेरा इतना होता है, नहीं नहीं इतना होता है, इतना होता है, वो इतना हुआ नहीं और वो मर गया, ऐसा क्या भाई? देखो एक और बात ये है कि जेनेटिक्स भी है, फिर एज भी है। यस, अब आप हाइपोथेटिकली छोड़े, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले जेनेटिक्स की एग्जांपल देता हूँ, मेरे काव्स नहीं बनते। अब मैं बैठ के जाके बोलूँ यार उसके काव्स बने, मैं काव्स पे लगा रहा हूँ 50 साल, सारी चीज़ें छोड़ के काव्स भी लगा रहा हूँ। अब काव्स एक जेनेटिकली आपको नजर आ गया कि नहीं बन रहे, तो बॉडी पार्ट्स बहुत और भी हैं, ठीक है ना? इस तरह एब्स की एग्जांपल में, ये स्पेस में काव्स पे आ रहा हूँ, एब्स को उसको कनेक्ट करता हूँ। हर बंदे का काव एब्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना? एब्स बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होता है जो ऐड होता है बॉडी के अंदर जब आप सारी चीजें कर चुके होते हैं। बिल्कुल। तो आप पहली चीज एब्स बनाने पे चले जाएंगे तो यू विल गेट स्टक, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा ये जो मसला आपका ये है कि माशरा जो है ना वो देखता है एक्चुअली इन्हीं चीजों का है ना, बिकता ये जो दिखता है वो सोशल बिकता है। मीडिया, वो लोगों को बेसिकली हमारी माइंडसेट जो है वो यही है कि हमें जो हेल्थ का जो हमें जो दिखाया हुआ है ना, हेल्थ एंड फिटनेस जो चीज़ दिखाई हुई है वो ये चीज़ दिखाई हुई है कि इफ़ यू हैव एब्स, इफ़ यू हैव दिस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, जो कि बहुत अनहेल्दी है इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज़ उसको फिटनेस और हेल्थ को रिलेट करके पोर्ट्रे किया जाता है मार्केट में। और ऑब्वियसली वो चीज़ एक आम बंदा जब देखता है तो उसकी तरफ स्ट्राइव करने की कोशिश करता है। सो दैट ऑब्वियसली बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज उसको अचीव करने के लिए, उस फिजिक को अचीव करने के लिए, you need to be very 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 disciplined to that particular training regime, that particular nutrition level, and again वही आपकी बात कि वो अटेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं होता। कुछ लोगों के कोई अटेन अगर कर भी ले तो वो सस्टेनेबल नहीं है। 8% 7% बॉडी फैट के साथ आप ज़्यादा देर तक नहीं सर्वाइव कर सकते। यू नीड टू गो बैक टू अ सर्टन रेंज जो आपको मतलब रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को। तो आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि काशिफ ने कहा कि अगर आप स्पेसिफिकली वो बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करना चाहते हो आइदर यू आर अ मॉडल, जो आपने कोई शूट वगैरह करवाना है जिसमें आपको वो लुक चाहिए, और इफ़ यू आर ए सर्टन बॉडी बिल्डर जिसमें आपको कॉम्पिटिशन के अंदर एक सर्टन वो एक फैट परसेंटेज चाहिए, तो आप उसके लिए प्रेप करते हो, यू गो टू दैट लेवल एंड देन यू जो भी है कंपटीशन हुआ, शूट हो गया, उसके बाद यू गो बैक टू अ हेल्दियर रेंज जिसके अंदर आप उसमें रख सकते हो ऑफ सीजन के एग्जैक्टली। बट दिस इज नॉट फॉर द जनरल ऑडियंस। हमारी जनरल ऑडियंस को भी ये चीज़ बेची जा रही है। और चीज़ मतलब जो मैं उस वक्त भी करने वाला था, आई फॉरगॉट, मैं आज आपकी बातों से याद है, हमारे यहाँ ये भी है कि हम 30 साल की एज तक तो हम अयाशी करते हैं, ठीक है ना? और 30 साल के बाद हमें समझ आता है यार हमें वेट लूज करना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है ना? अब बात ये है कि 30 to 40 के दरमियान द पीपल दैट यू लुकिंग आर 20, यस तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है और उनके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं और उनके जो फैट जो डिपॉजिट्स भी जो है और फैट लॉस करने के जो उनको प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा वो Different. आपके और उनके प्रोसेस में ही आपका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा ऐसे ही। तो ये मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के नज़र में फिटनेस इंडस्ट्री, हमारे पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री को क्या रोल प्ले करना चाहिए स्पेशली न्यूट्रिशन के मामला में? वो बाकी चीज़ें तो इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशनल मामला में हमारे फिटनेस इंडस्ट्री क्या, एक तो हमने एग्जांपल दे दी कि जो फिटनेस फूड वाले हैं वो न्यूट्रिशनल एजुकेशन सही तरह दे नहीं पाते, एक सर्टन कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी भी उस तरह नहीं होती है। तो इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नज़र आते हैं हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में? सॉरी मैं आपकी बात श्योर तो मतलब मैंने जब न्यूट्रिशन कोच का कोर्स करना था, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा से लोगों को अंदाज़ा हो। जब मुझे न्यूट्रिशन कोचिंग का कोर्स करना था तो मैंने सर्च किया कि पाकिस्तान में क्या सीन है, कहाँ पर होता है। तो व्हाट आई फाउंड कि कराची में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे आप न्यूट्रिशन पढ़ सको, प्रॉपर न्यूट्रिशन पढ़ सको। सही है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूट्रिशन की एजुकेशन तो है। बिल्कुल है। आप बीएस जो बेसिकली 5 साल की जो डिग्री आप पूरी न्यूट्रिशन की देते हो वो अलग है। हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइक अगर किसी को एजुकेट करना हो, 1 साल के लिए अपने पढ़ना हो, कोई डिप्लोमा करना हो, तो उस तरह की कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी सर्च की, लाइक बहुत कुछ किया, मुझे लॉन्ग कोर्सेज हैं बेसिकली, आप जो कह रहे हो शॉर्ट कोर्सेज नहीं। शॉर्ट कोर्स। अब वही वाली बात है कि हर बंदा
लॉन्ग कोर्सेज नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड डाइटिशियन तो नहीं बनेगा हर हर बंदा। बंदा नहीं बन सकता। तो शॉर्ट, अब जैसे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री की बात है, हमारे कोचेस की बात है, सही है, उन सबको भी अपने आप को एजुकेट कर, अब खुद एजुकेट अपने आप को करेंगे तो अपने क्लाइंट को एजुकेट करेंगे। तो इस टाइप कोर्सेज हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, ठीक है, जो कि जिनमें एक्चुअली नॉलेज हो, ठीक है, और जो कि बाकायदा इस चीज़ पे एजुकेट कर रहे हो अपने कोचेस को, और वो आगे मजीद एजुकेट कर रहे हो। अगर कोई फिटनेस इंडस्ट्री में कोई एक वर्कशॉप हो रही है 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, तो उसमें तो भाई मैं बोलता हूँ कि अगर 1-2 दिन की भी कोई वर्कशॉप कर दे तो उसमें कार्ब्स कवर नहीं हो सकते, ऐसे ठीक है। दीज आर वेरी लाइक इनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। हर बहुत जिम में कम- हमारे यहाँ जो है ना वो एक न्यूट्रिशन अगेन के जो आपने वाली बात बोली ना, शॉर्टकट्स, हमारे यहाँ शॉर्टकट्स, कोर्स करवा दिया, सर्टिफिकेट पढ़ा दिया, पिक्चर खिंचवा ली, न्यूट्रिशनिस्ट बन गया भाई। तो वो वाला सीन तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में काम हो रहा है, लेकिन इस तरह हो रहा है जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। तो उस बेसिकली जो आपकी बात से मैं समझाऊँ, ये समझाऊँ कि हमारे यहाँ क्या है कि एक जिम के अंदर बंदा आता है, 2 घंटे का लेक्चर देता है, एक सर्टिफिकेट पकड़ाता है, और जिस बंदे ने सर्टिफिकेट पकड़ा होता है वो तस्वीर खिंचवाता है और कहता है कि अब मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यस, ठीक है ना। और ना इसकी कोई टेस्टिंग क्राइटेरिया है, ना इसका कोई प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है, ना इसके पीछे कोई रिसर्च डेवलपमेंट है, ना कोई इसके ऊपर कोई मतलब कि कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नहीं है। बंदा जो पढ़ा रहा है उसका भी आपको नहीं पता, और जो बंदा पढ़ रहा है उसको भी कुछ नहीं बिल्कुल पता। ऐसी कोई बॉडी नहीं है, यस, आपकी बिल्कुल जो बात है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रखे इस चीज़ के ऊपर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हर 3 महीने में 4 महीने में कोर्स लॉन्च होना चाहिए जो लोगों को करना चाहिए। और प्लस ये कि जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है कि आपको अपनी चीज़ रिन्यू करवानी है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को, वो भी होना चाहिए। पहले एक बॉडी बने जो चेक एंड बैलेंस रखे और उस पर उसको मजीद उसको अपडेट करता रहे, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अपडेट होती रहती है। हर 5 साल में जब WHO कर रहा है, जो लाइक सबके ऊपर बैठा हुआ वो कर रहा है, तो फिर आप कौन? सही बात। ठीक है, तो ये इसमें एक और भी मसला है ये कि मेरे नज़र में आप जिम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अमूमी तौर पे एथलेटिक्स में तो चलो आपका डाइटिशियन आ जाता है। इसका रीज़न ये, जब आप प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं या किसी क्लब के ज्वाइन करते हैं या किसी को ज्वाइन करते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, और अमूमी तौर पे देयर इज सर्व सम अमाउंट ऑफ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग इन स्पोर्ट्स। क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, वहाँ अब ये चीज़ बहुत एडवांस हो गई है। जनरल पब्लिक तो जिम जाती है भाई, बिल्कुल और जिम में जो ट्रेनर बोलता है वो उसकी सुनते हैं। बिल्कुल ट्रेनर बोलता है भाई आप जो है ना वो कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर वो देंगे। कार्ब्स बंद कर देता है, ठीक है। तो जिम्स एक्चुअली कंट्रोल के आपके Right. कोचेज, कौन से कोचेज हो सर या कौन से ट्रेनर्स आपके होंगे वो क्या सकें। तो जिम्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ जिम्स स्पेशली इसकी मॉनिटरिंग This न्यूट्रिशन। is something that is जो कि मी बीइंग अ जिम मैनेजर मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है कि क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि व्हेन दे कम एंड जॉइन योर जिम, तो देयर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि हम जिम की मेंबरशिप तो ले रहे हैं, क्या साथ साथ हमें अगर हम किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करते हैं तो क्या हमें साथ साथ डाइट प्लान भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इफ़ दे आर पेइंग फॉर अ पर्सनल ट्रेनर तो साथ में एक डाइट प्लान भी हमें मिलना चाहिए। तो वो चीज़ हम हर क्लाइंट को इंडिविजुअली कोशिश करके समझाने की कोशिश ये करते हैं कि नहीं, देखें डाइट प्लान हम आपको नहीं दे सकते। अगेन लीगैलिटी इश्यूज आते हैं अगर वो चीज़, और ऑब्वियसली ये हमें छोटी सी चीज़ समझाने के लिए एक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉडकास्ट हर क्लाइंट के साथ नहीं की जा सकती, तो उनको हम ब्रीफली नहीं बुला ले सबको, सबको बुलाते हैं। बैठेंगे सबके साथ, हम एक एक करके बैठेंगे। 22 करोड़ की आवाम है इंशाल्लाह, तो हो जाएगा, मेरे 2-3 सेंचुरीज में हो जाएगी ये चीज़ क्लियर। मेरी पुश्त कहीं ना कहीं तो जाके कर लेगी कर काम, लेगी ये जाके। नस्ल कहीं समझा देगी सबको। तो उसमें फिर ये होता है कि हम ब्रीफली उनको यही समझाने की हम कोशिश ये करते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम आपको डाइट प्लान दे दें और वो हम आपको से ज़्यादा अच्छी चीज़ देंगे। यू हायर समवन, हम आपको न्यूट्रिशनल कोचिंग देंगे जो हम लोग उसके हिसाब से, हमारे पास न्यूट्रिशन कोचेस मौजूद हैं हमारे पास जिम में। नॉट एवरी जिम हैज़ दिस लग्जरी, हर जिम के पास Not अब every इस gym वक्त wants to do this because you lose clients that way. यू लूज क्लाइंटल। उसमें होता है कि यार आसान काम है, इनको डाइट जो चली चलाई आ रही है चीज़ उसको बस पकड़ाओ डाइट प्लान, और उसके बाद सेकेंडली अब ऑब्वियसली वी एज न्यूट्रिशन कोचेस वी ट्राई टू अवॉइड सर्टन सेलिंग सर्टन थिंग्स, कि हमारा होता है कि नहीं यार हम लोगों नहीं को मेरा सवाल देखें शायद आप जिम्स का रोल क्या है इसमें, आपका इंडिविजुअल रोल नहीं पूछ रहा मैं वही- जनरलिटी जिम्स को क्या ये करना चाहिए कि बोलें उनके पास अपना डाइटिशियन ऑन बोर्ड हो,
ठीक है, मतलब ये क्या करना चाहिए gyms? डाइटिशियन ऑन बोर्ड हो या ना हो, देर आर अ लॉट ऑफ डाइटिशियंस अवेलेबल। हर जिम को किसी डाइटिशियन के साथ जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है ऑन बोर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, बट दे कैन रेफर ऑलवेज इट ऑल दिस होल फिटनेस थिंग, दिस ऑल वर्क्स इन अ रेफरल सिस्टम। यू कैन ऑलवेज रेफर टू अ सर्टन डाइटिशियन। अगर डाइट प्लान चाहिए, क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है डाइट प्लान चाहिए, यू रेफर देम टू अ डाइटिशियन जिसके उसके क्रेडेंशियल्स आप वेरीफाई किए हुए, आपको इस मसला नहीं है। जिम के साथ ऑन बोर्ड होना ज़रूरी नहीं है, बट एक जिम के अंदर इन माई ओपिनियन न्यूट्रिशन कोच लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जिम एंड वर्कआउट्स एंड न्यूट्रिशन दे गो हैंड इन हैंड। तो क्लाइंट चाहे आपका डाइट प्लान्स खरीद रहा है या ले रहा है या नहीं ले रहा, आपके पास न्यूट्रिशन कोच जरूर होना चाहिए। कि अगर आप उसको बेशक आप एज ऑन अ सैलरी बेसिस पे आप रख सकते हो, कि अगर किसी जिम के किसी क्लाइंट को न्यूट्रिशन के हवाले से कोई सवाल है और इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद समवन, तो वो अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन के हवाले से हो सकते। बट यहाँ पे थोड़ी सी समटाइम्स ईगो की बात आ जाती है कि पर्सनल ट्रेनर है तो नहीं सब कुछ मैं ही बताऊंगा, मैं वर्कआउट क्लाइंट प्लान से लूज हो लेके जाना है यार, क्या मसला चीज़। ये है। नो, कुछ ऐड करना है आपको इस बात पे, क्योंकि बिल्कुल मैं इस पे फिर एक बात बोलना चाह रहा हूँ एंड में, बिल्कुल। इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर। जिम वाली बात पे जैसे जिम वाली बात है। जिससे अरसलान भाई ने बोला कि आपके जो रेफरल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्लस न्यूट्रिशन जो कोच है वो हर जिम में एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए, जो कि अगेन वही वाली चीज़ है कि न्यूट्रिशन कोच जो होता है उसको अपने आप को अपडेट करके रखना है, अपग्रेड करके रखना है, वो सारी चीज़ें, तो वही वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, मेरी इसमें राय ये है कि देखें, बात ये है कि आप जिम्स के अंदर डाइटिशियन होना चाहिए, राइट। ठीक है ना। जिम्स के पैनल के अंदर डाइटिशियन होना चाहिए। देखो, एक बंदा जब जिम जाता है ना, जिम पाकिस्तान या के अंदर जाना वैसे ही अफोर्डेबल नहीं है अमूमी तौर पे, एक ऐसे ही अच्छे जिम में, अच्छे जिम में जाना, ठीक है। बिल्कुल। तो फिटनेस इंडस्ट्री अमूमी तौर पे इज रन बाय जिम्स। सारे बंदे yep. फिटनेस के जो होते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जिम के बगैर तो वो कुछ काम ही नहीं सकते ना। अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो मेजोरिटी जिम से ही होता है। Yep. जिम के अंदर जब जनरल आवाम आती है ना, तो दे एक्चुअली कम विद द कॉन्सेप्ट कि मुझे मेरी फिटनेस रिलेटेड सोल्यूशन मिलेगा इधर, ठीक है ना। वो वेट लॉस हो, XYZ, बॉडी Recom. रिकॉम करना है, स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, जिम से आप वन स्टॉप शॉप बिल्कुल। होता है आपका जिम, ठीक है ना। उसमें कार्डियो भी आप करते हैं, उसमें फिर जिम के अंदर इस वजह से होना चाहिए क्योंकि ये जो आपके डिस्कनेक्ट है ना बिटवीन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, लॉन्गेटिविटी क्या होनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए, फिटनेस एक्चुअलिटी में क्या है, और फिटनेस प्रैक्टिकलिटी में क्या है, ये जो डिस्कनेक्ट क्रिएट हुआ है ना, कि प्रैक्टिकली मार्केट में चल के आ रहा है और एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये डिस्कनेक्ट जिम्स के अलावा कोई सही नहीं कर सकता। सही। तो अगर आप रेफरल सिस्टम में चले जाएंगे ना, तो ये रेफरल सिस्टम में 90% ऑफ द आवाम जाएगी नहीं। ये Yes, 10% मुश्किल जो से। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ और उसूलों के साथ और इस तरह, वो ठीक है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चला लेंगे, लेकिन 90% आवाम नहीं चला पाएगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक सही है है ना? कि बड़ी मुश्किल से वो जिम ही आ रहे होते वो हैं। जिम बड़ी मुश्किल से आ रहे बिल्कुल, हो, तो बिल्कुल। जिम के अंदर ये ऑन बोर्ड होना चाहिए। और जिम की रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द थिंग्स दैट द जिम शुड प्रोवाइड इज अ डाइटिशियन। एक जर्नल आपको एक प्रोग्राम बना के दे दे, एक वेरीफाइड, जब ये कॉन्सेप्ट है कि वेरीफाइड डाइटिशियन के बगैर आपका प्लान नहीं बनना चाहिए, तो एक डाइटिशियन एक जर्नल प्लान तो बना के दे सकता है ना। अगेन नो, यहाँ पे इन उसके जर्नल लिए प्लान आप समझे नहीं। जर्नल Sorry. प्लान में बंदे को देखा, आपकी ये गोल्स हैं, आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ये बीमारियां नहीं है, ये चीज़ है, ये आपका जर्नल प्लान है, ठीक है ना। जर्नल प्लान विदाउट मीटिंग की बात नहीं कर रहा, वो एक जनरल प्लान, तो वो लेट मी फिनिश, तो वो जिम के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है ना। जिम ही उसका ऑप्शन दे। अगर जिम में वो बंदा कह रहा है नहीं यार मुझे इनका प्लान फॉलो नहीं करना, अब दैट्स द पर्सनस कॉल, That's a person call. ठीक है ना। रेफरल में क्या होता है, आपने बोला यार फलाना डाइटिशियन है, वो हमारे पास है, वो आपको प्लान बना के देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ जिम, मुझे आप बोलते हैं, आपके जिम में आता हूँ, आप कहते हैं यार मकमल भाई मैं जो हूँ ना वो आपके लिए नहीं बना सकता, ये मेरा रेफरल बंदा है, इसको आप फोन करके इसके साथ ये डिस्कस करें। मैं कहूँगा यार मेरे पास इतना टाइम अगर होता, ठीक है ना, तो मैं एथलीट नहीं बन जाता। तो उसके मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ, मैं 10 घंटे 12-15 घंटे काम करके बड़ी मुश्किल से जिम आने का टाइम निकालता हूँ, तो मुझे कह रहे हो मैं डाइटिशियन के पास भी जा रहा शुगर दूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो ईज ऑफ एक्सेस विल गिव यू कि अगर आपके पास हो उन गाइडलाइन जो बनता, जिम बोले कि भाई मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, Available आप है, कह रहे हैं, उसकी मैं बंदे उसमें। को फलाने दिन बुला लेता हूँ। देन अगेन एंड नॉट एवरी जिम कैन अफोर्ड अ डाइटिशियन। इसलिए से मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक- इनिशियली तो दुनिया में हो सकते हैं 4 जिम्स ये करें। दुनिया में कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए इट टेक्स, मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, लॉन्ग टर्म गोल्स आर नॉट रिजॉल्व बाय शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, यस, ठीक है ना। ये मसला रिजॉल्व करने के लिए आपको लॉन्गेटिविटी में सोचना चाहिए। जिम्स
10 जिम्स ऑन बोर्ड होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, आहिस्ता 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 करके कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू होंगे, इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगी। अब जब Right. जिम ये कोई नया खोलेगा, वो कहेगा यार ये मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये विद टाइम चेंज होगा, ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये मैंने जो असेसमेंट की है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल। कि ये स्पेशली न्यूट्रिशन रिलेटेड ये बहुत जरूरी है कि जिम्स जो है ना इस पे ऑन बोर्ड हो कि यार न्यूट्रिशन, हमारे क्लाइंट्स की न्यूट्रिशन, देखिए 90% ऑफ योर बॉडी इज मैनेज्ड नॉट इन द जिम, इट इज बाय योर फूड। बिल्कुल। So आप- if the gym is not providing you help in that, then the fitness industry is failing, in my Failing with that. opinion. It is failing the general public who are trying to live a healthier life. यहाँ पे Strong सबसे words. बड़ी चीज़ आती है कि जिसको भी लगता है वो जिम जा रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो हमें ये भी चीज़ चेंज करनी चाहिए। जिम नहीं, एक फिटनेस सेंटर होना चाहिए जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो, जहाँ पे फिजियो भी अवेलेबल हो, जहाँ पे इंशाल्लाह विद टाइम तेरा भाई खोलेगा, तू टेंशन ना ले। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे दरअसल देखिए हमारे मुल्क में ये एक फ्लॉ है कि हमारे यहाँ फिटनेस सेंटर्स नहीं होते। हमारे यहाँ जो है ना 4x4 के कमरे के अंदर 4 मशीनें रख के उसको जिम बोल दिया जाता है। ये एक फ्लॉ है। लेकिन ये वो फिर फिटनेस इंडस्ट्रीज पे जब मैं हमारी कॉन्वर्सेशन होगी किसी पॉडकास्ट के अंदर तो फिर हम उसके फ्लॉज पे बात करेंगे। Definitely. अभी न्यूट्रिशन पे ही खत्म कर- ख़त्म करते हैं। और आप बताएं इसके अलावा फाइनल थॉट्स ऑन द पॉडकास्ट, समथिंग दैट यू वांट टू से, या कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर गए हों। तो लेट्स स्टार्ट विद काशिफ। काशिफ, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड नहीं, this is बिफोर वी एंड दिस? something कि बहुत अच्छा है कि पॉडकास्ट जो है, ऑब्वियसली हर किसी के हर कोई ये बातें नहीं सुनता, तो पॉडकास्ट पे सुन सकता है हर कोई बंदा। हर किसी के लिए नॉलेज हमने जो भी दी, हमने जो भी वर्ड्स बोले वो अवेलेबल हैं। अब यहाँ से भी अगर बंदा सुनकर नहीं सीखता तो वो एक मसला है। ठीक है, obviously मैंने ये मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं। आप सुन के नहीं भी सीखे, आप बार बार सुने, अब बार- कभी ना कभी सीख जाएंगे। बस मैं इसमें यही बोलूंगा कि जब किसी भी बंदे को आप हायर करें, जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसको चेक करें कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, और ये नहीं कि आप बंदा लाइक ब्लाइंडली आप उस पर ट्रस्ट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आप को एजुकेट करना स्टार्ट करें। बस मेरा ये एक मैसेज है लोगों के लिए। जी सर। यस, आप ग्लैमर के पीछे मत जाएं, ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ। जब आप किसी भी मतलब सर्विस, कोई भी सर्विसेज हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो आप उसके सबसे पहले आप चीज़ यही देखें कि क्या चीज़ उसकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और क्या वो आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दे रहा है या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दे रहा है, तो आप उसके तरीके से जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस लेकिन मुझे ये ग्लैमर की बात आपने बैक स्टेज पे जरा एक्सप्लेन हाँ, ये हम बिल्कुल। बाद में पूछते हैं, हम लोग ये आप glamour लोगों को बाद में बात है। बताएंगे। चलो। अच्छा, ये एक फाइनल थॉट्स मैं भी दे देता हूँ बिल्कुल। यार। एक फाइनल सवाल है, एक सवाल आ गया। ठीक है ना। चलो, ठीक है। एक फाइनल सवाल ये है कि क्या बंदा हम्म। वेट लॉस के साथ स्ट्रेंथ गेन कर सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो गया है हमारी नहीं, पॉडकास्ट ये का। बड़ा important या अगर सवाल है। काशिफ देना चाहें जवाब तो दे सकते हैं। ये डिप्लोमेटिक जवाब, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया भाई ने। बिल्कुल। ठीक है ना, मैं- मेरे ख्याल से कहीं जो है ना घबरा गए हम, जो है ना ऐसा है तो फिर इसको यहीं खत्म करते हैं। इसको हम यहीं खत्म करते हैं, वैसे ये आप अच्छा सवाल, इनसे हम फिर बैक स्टेज बात करेंगे। हाँ, ये ऑफ कैमरा इसका अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, लेकिन अभी कैमरा ये घबरा रहे हैं, वो थोड़ा लंबे ज्यादा है लेकिन हाँ। डरते चलते। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा रहा। जज़ाकल्लाह, फिर इंशाल्लाह होपफुली आवर ऑडियंस विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस। इन दोनों के इंस्टाग्राम्स हमारे पास इंशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट के जो यूट्यूब के अंदर चैनल है उसके नीचे लिखे होंगे, और आप लोगों को भी फॉलो करिएगा, और कोई हेल्प चाहिए हो तो इनसे कॉन्वर्सेशन भी कर लेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।